गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th का विषय रसायन अध्याय 6 रासायनिक यानी कि ऊष्मागतिकी या रासायनिक बलगतिकी ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी के अध्ययन के आधार पर अपन कुछ बिंदु पढ़ चुके थे, लेकिन अपन अब इसके अध्याय को आज समाप्त हो जाएगा। इसके आगे पढ़ते हैं। अब क्रिया ऊष्मा के प्रकार हम आपको बता चुके थे, लेकिन कुछ बिंदु जो नहीं बताए थे या छूटे थे वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें ऊष्मा अपक्रिया के प्रकार में बंध अपघटन एंथैल्पी है। तो बंध अपघटन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप किस प्रकार लिखोगे। इसके लिए सबसे पहले कि देखो, किसी गैसीय अणु में उपस्थित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बंध अपघटन एंथैल्पी या बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। एक डेफिनेशन याद हो जाएगी तो आपके लिए सारी डेफिनेशन एक जैसी रहेंगी कि किसी गैसीय अणु में उपस्थित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बंध अपघटन एंथैल्पी या बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मा अपक्रियाओं के प्रकार में दहन ऊष्मा। तो दहन ऊष्मा किसे कहते हैं, यानी कि एक निश्चित ताप पर किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु के पूर्ण रूप से दहन करने के लिए जितना डेल्टा एच परिवर्तन यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहते हैं। मतलब किसी एक निश्चित ताप पर किसी यौगिक के केवल 1 ग्राम अणु को पूर्ण रूप से दहन करने के लिए, जब दहन ऊष्मा पड़ रहा है तो दहन करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, दहन एंथैल्पी यानी कि दहन ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट पॉइंट चलेगा जिसके आधार पर अपन बोलते हैं संवहन ऊष्मा। संवहन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को बनने की बात कर रहे हैं कि बना रहे हैं, यानी कि योग कर रहे हैं। तो किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से कोई सा भी तत्व बन रहा है तो उसके अवयवी तत्वों से एक मोल को बनने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम उस यौगिक की संवहन ऊष्मा कहते हैं। ये सभी के लिए है कि किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों से उसका एक मोल बनने के लिए जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम उसकी संवहन ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार ऊष्मा अपक्रियाओं के प्रकार में अगला बिंदु है अणुभंजन ऊष्मा। तो अणुभंजन ऊष्मापन किसे कहते हैं, तो देखिए, एक मोल गैसीय मतलब एक मोल अणु से गैसीय अवस्था में, एक मोल अणु से गैसीय अवस्था में परमाणु प्राप्त करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उसकी अणुभंजन ऊष्मा कहते हैं। मतलब एक मोल अणु से गैसीय अवस्था में परमाणु प्राप्त करने के लिए, एक मोल अणु से गैसीय अवस्था में परमाणु प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी अणुभंजन ऊष्मा कहलाती है, अणुभंजन एंथैल्पी कहते हैं अणुभंजन। अब इसी आधार पर अपन ऊर्ध्वपातन ऊष्मा पढ़ेंगे कि ऊर्ध्वपातन ऊष्मा अपक्रिया ऊष्माओं के प्रकार में ऊर्ध्वपातन ऊष्मा क्या है। तो देखिए, कुछ पदार्थ यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे बाष्प में ठोस अवस्था से सीधे बाष्प में गैस में बदलते हो, गैस से सीधे ठोस में बदलते हैं, उनकी द्रव अवस्था नहीं बदलती, मतलब उनके वो द्रव अवस्था में नहीं आते हैं। जब द्रव अवस्था में नहीं आते हैं तो इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपात। मतलब ऐसे यौगिक क्या कहलाए, ऊर्ध्वपात। ठोस से सीधे गैस में बदलने और गैस से सीधे ठोस में बदलने, इस चीज़ को अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपात। तो अपन सीधा बोल देते हैं कि एक मोल ऊर्ध्वपात के ऊर्ध्वपातन के लिए जितनी ऊष्मा की या जितनी आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है वह ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहलाती है। मतलब एक मूल ऊर्ध्वपात के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहलाती है। इसी के आधार पर अपन गलन ऊष्मा पढ़ते हैं। अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव का गलन ऊष्मा आपकी क्या है, तो गलन ऊष्मा में गलाने की बात कर रहे हैं सॉरी, गलन ऊष्मा में अपन गलाने की बात कर रहे हैं कि मतलब वो गल जाए ठोस अवस्था में। तो किसी पदार्थ का एक मोल जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम उसकी गलन ऊष्मा कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ का एक मोल जब ठोस अवस्था से
द्रवावस्था में, द्रवावस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे उसकी हम क्या बोलते हैं, गलन ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार अपन बाष्पीकरण ऊष्मा की बात करते हैं कि बाष्पीकरण ऊष्मा क्या है। तो देखिए, किसी पदार्थ का जब एक मोल द्रव अवस्था से क्या में बदलेगा, वाष्प अवस्था में बदलने पर, अथवा वाष्प अवस्था से संघनित होकर के द्रव अवस्था में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण की ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार हम अपक्रिया ऊष्मा के प्रकार में पढ़ते हैं आयनन ऊष्मा। आयनन ऊष्मा क्या है, देखिए, जब एक आयनन का मतलब आयनों में बदलने के लिए, धन आयन या ऋण आयन में बदलने के लिए, तो एक मोल वैद्युत अवघट्य से आयनों को पृथक करने के लिए, अर्थात एक मोल वैद्युत अवघट्य का आयनन करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है आपका तनुता ऊष्मा। कि तनुता ऊष्मा क्या है, तो देखिए, किसी भी एक मोल पदार्थ के विलयन को दी गई सांद्रता से तनुकरण द्वारा कम सांद्रता वाला विलयन बनने पर जो ऊष्मा की जो मात्रा भाग लेती है, हम उसे क्या कहते हैं, तनुता ऊष्मा कहते हैं। मतलब किसी भी एक मूल पदार्थ के लिए दी गई सांद्रता से तनुकरण करने के लिए, यानी कि कम सांद्रता वाला विलयन बनाने के लिए जो ऊष्मा बनने पर जो ऊष्मा की जो मात्रा भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं, तनुता ऊष्मा कहते हैं। तो तनुता ऊष्मा के आधार पर ये पॉइंट इतने खत्म हो गई। अपक्रिया ऊष्मा के प्रकार थे। अब अपन पढ़ते हैं स्वतः व अत्वरित प्रक्रम या अतात्कालिक प्रक्रम किसे कहते हैं। तो अतात्कालिक या स्वतः प्रक्रमों में सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि स्वतः प्रक्रम होते क्या हैं। तो ऐसे प्रक्रम जिनके लिए स्वतः या अथवा तात्कालिक प्रक्रम जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतः ही साम्यावस्था स्थापित होने तक चलते रहते हैं, या प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। लेकिन स्वतः प्रक्रम के लिए आवश्यक नहीं कि वह तेज गति से हो या मंद गति से हो, ये किस तरीके से भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले स्वतः प्रक्रम मतलब स्वतः प्रक्रम वे प्रक्रम जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साम्यावस्था स्थापित होने तक चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रक्रम वे होते हैं जिनको शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है, और एक प्रक्रम वे होते हैं जिनको पहले शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे प्रक्रम जिन्हें स्वतः एक बार जो स्वतः ही चलते हैं, जैसे अपन बात करते हैं निर्वात में गैस का प्रसार। अगर जहाँ गैस नहीं हो, गैस छोड़ दी जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक उस जगह तक फैल जाएगी। जब तक फैलती रहेगी पूरे में, जब तक कि सभी जगह का जो दाब है वो कैसा समान नहीं हो जाता। इसी आधार पर अपन बोल सकते हैं कि किसी सांद्र विलयन में अगर हम गाढ़े पदार्थ में अगर हम पानी या ब्लैक की मात्रा डाल दें, कोई भी पदार्थ मिला दें, तो उसकी सांद्रता जब तक ये की प्रक्रिया चलती रहेंगी, उनके आयन एक दूसरे में आते जाते रहेंगे, जब तक कि पूरा विलयन एक जैसा नहीं हो जाता है। इनको अपन बोलते हैं स्वतः प्रक्रम, जिनको शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरा स्वतः प्रक्रम उनके जैसे जिनको शुरू करने की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, ये भी स्वतः प्रक्रम है। जैसे अपन बात करते हैं कि कोयला है, तो कोयले को जला दे तो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो जलना शुरू तभी होगा जब उसमें अपन जलाएंगे। तो मतलब एक बार जला देंगे फिर तो ये जलता ही जाएगा। तो ये कहलाता है स्वतः प्रक्रम जिनको शुरू करने की आवश्यकता होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनती है, H2 बनती है। लेकिन इन गैसों के मध्य प्रतिक्रिया तभी होती है जब इस गैसीय मिश्रण में विद्युत विसर्जन प्रभावित किया जाए। तो ये क्रिया एक बार शुरू हो जाए तो फिर से ये स्वतः चलती ही रहेगी। ये स्वतः प्रक्रम है। जबकि स्वतः प्रक्रम के बाद आत्वरित प्रक्रम किसे कहते हैं, मतलब ऐसे प्रक्रम जिनमें स्वतः होने की बिल्कुल भी प्रकृति नहीं होती, उन्हें हम आत्वरित या अतात्कालिक प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण की जल का विद्युत विच्छेदन यानी कि अपघटन, ये तभी संभव है जब प्रक्रम तभी चलेगा जब विद्युत ऊर्जा मिलती रहेगी, वरना ये इनका विच्छेदन होना बंद हो जाएगा। ये तो ये आपके आधार पर स्वतः व अतात्कालिक प्रक्रम खत्म हुए। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जिसको समझ में नहीं आई थी वो दोबारा से देखो। किसी भी तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता की एक ऊष्मागतिकी की एक राशि है जिसे एंट्रोपी कहते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस राशि को हम एस के द्वारा तो
प्रदर्शित करते हैं। तो एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा की भांति एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन है। अतः किसी तंत्र की अवस्था बदलती है तो उसकी एंट्रोपी भी बदल जाती है। तो एंट्रोपी का परम मान ना तो ज्ञात है और ना ही ज्ञात किया जा सकता है और ना ही ज्ञात करना आवश्यक होता है। यह केवल यहाँ तो केवल किसी प्रक्रम में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम डेल्टा एस के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये भी एक, ना तो हमें किसी की एंट्रोपी ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ना ही हम ज्ञात करते हैं। यह एक तरह का अवस्था फलन है, यानी कि किसी भी तंत्र की जब अवस्था बदलती है तो इसकी एंट्रोपी भी ऑटोमेटिक बदल जाती है। इसको अपन एंट्रोपी कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में अपन केवल इतना सा बोल सकते हैं कि एक अनियमितता या यादृच्छिकता की माप होती है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। इसे एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ना किसी की हम एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हो, नहीं ज्ञात करना आवश्यक है। इसके आधार पर अपन आ जाते हैं अवस्था फलन या पथ फलन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अवस्था फलन की। देखो, तो अवस्था फलन की एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, किसी तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं अवस्था फलन कहलाते हैं। मतलब किसी भी तंत्र के ऐसे किसी भी तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। अगर हम अवस्था फलन का कोई परिवर्तन, अपन बात करें कि अवस्था फलन कहलाते हैं, कोई परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, अवस्था फलनों को इनसे कोई लेना देना नहीं होता, इनका कोई संबंध नहीं है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए कि अगर पृथ्वी की सतह से कोई व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई यानी कि चोटी पर जा रहा है, तो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए रास्ते पर आधारित नहीं है, अपन को पहाड़ की ऊंचाई क्या है, एक अवस्था फलन मानी जाएगी। जबकि पथ फलन जो है कि पथ फलन किसे कहते हैं, तो तंत्र के वे गुण जो उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आ रहा हो। जैसे ऊष्मा एक पथ फलन है, जो कार्य है वो भी एक पथ फलन है, जबकि अवस्था फलन एक एंट्रोपी या मुक्त ऊर्जा है। आज आपका अध्याय 6 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट अध्याय 7 पढ़ेंगे। जब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहें, किसी बात की समस्या हो तो विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।